नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे अनुच्छेद पर बात करेंगे जो काफी अहम है और कह सकते हैं अक्सर चर्चा का विषय बनता है। अनुच्छेद 201। हाँ, बिल्कुल। और इस विषय के लिए हमारे पास एक YouTube वीडियो का अंश है जो खास तौर पर अनुच्छेद 200 और 201 को समझाता है। तो आज हम इसी सामग्री के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि राज्य के कानूनों पर राष्ट्रपति की शक्ति का असल मतलब क्या है और इसका केंद्र और राज्यों के रिश्तों पर क्या असर पड़ता है। बिल्कुल। तो चलिए संवैधानिक प्रक्रिया की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि इसके मायने क्या हैं। सबसे पहले ये अनुच्छेद 201 आखिर है क्या? ये कब लागू होता है? देखिए, अनुच्छेद 201 तब हरकत में आता है जब किसी राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत मिले अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके किसी बिल को जो विधानसभा ने पास किया है उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए रोक लेता है, मतलब आरक्षित कर लेता है। अच्छा। ऐसा राज्यपाल तब कर सकता है जब उसे लगे कि बिल में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो शायद संविधान के खिलाफ हों या किसी केंद्रीय कानून से टकराते हों या फिर उनका असर राष्ट्रीय स्तर पर पड़ सकता है। मतलब राज्यपाल को ये लगना चाहिए कि भाई इस पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार होना जरूरी है। तो अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति को इस आरक्षित बिल पर फैसला लेने की शक्ति देता है। अच्छा, तो एक बार बिल राष्ट्रपति भवन पहुंच गया, तब राष्ट्रपति क्या-क्या कर सकते हैं? उस वीडियो क्लिप में इस पे काफी साफ तौर पर बताया गया था, है ना? हाँ, बिल्कुल। जो जानकारी हमें उस वीडियो से मिली उसके मुताबिक राष्ट्रपति के पास मोटे तौर पर 3 मुख्य रास्ते होते हैं। पहला, सबसे सीधा रास्ता, वो बिल को अपनी सहमति दे दें। अगर राष्ट्रपति हाँ कह देते हैं तो वो बिल उस राज्य में कानून बन जाता है, जैसे सामान्य प्रक्रिया में होता है। ठीक है, ये तो आसान है। सहमति मिली और कानून बन गया। लेकिन अगर राष्ट्रपति सहमत न हो तो दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प है कि राष्ट्रपति अपनी सहमति रोक लें, यानी वे बिल को मंजूरी देने से साफ इनकार कर सकते हैं। इनकार? हाँ, इनकार। आमतौर पर जब सहमति रोकी जाती है तो वो बिल वहीं खत्म हो जाता है, वो कानून नहीं बन पाता। वीडियो में यह भी संकेत था कि राष्ट्रपति चाहें तो सहमति रोकने की वजह बता सकते हैं, लेकिन ऐसा करना उनके लिए जरूरी नहीं है। यानी बिल वहीं रुक गया। और तीसरा रास्ता? वीडियो में पुनर्विचार की बात भी थी। हाँ, तीसरा विकल्प है पुनर्विचार के लिए लौटाना। अगर वो बिल धन विधेयक नहीं है, मतलब मनी बिल नहीं है, तो राष्ट्रपति उसे एक संदेश के साथ राज्यपाल के जरिए वापस राज्य विधानमंडल को भेज सकते हैं। इस संदेश में राष्ट्रपति बता सकते हैं कि उन्हें बिल के किन हिस्सों पर आपत्ति है या वो क्या बदलाव सुझा रहे हैं। फिर राज्य विधानमंडल की जिम्मेदारी है कि वो संदेश पर विचार करे। दिलचस्प है। तो क्या विधानमंडल के लिए उस पर विचार करना महज एक औपचारिकता है या उन्हें वाकई में सोचना पड़ता है? देखिए, संविधान तो कहता है कि विधानमंडल को इस पर विचार करना होगा, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है जो वीडियो ने भी उजागर की। अगर विधानमंडल उस बिल को चाहे संशोधनों के साथ या बिना किसी बदलाव के दोबारा पास करके राष्ट्रपति के पास भेजता है, हाँ, तब भी राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहें तो दोबारा भी सहमति रोक सकते हैं। अरे, ये तो संसद वाले मामले से बिल्कुल अलग है। जहां तक मुझे याद है, संसद अगर कोई बिल दोबारा भेजती है धन विधेयक छोड़कर, तो राष्ट्रपति को सहमति देनी ही पड़ती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही अनुच्छेद 201 और अनुच्छेद 111 जो संसद के बिलों पर राष्ट्रपति की शक्ति से जुड़ा है, उसके बीच एक बड़ा अंतर है। राज्य के मामले में राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के बाद भी वीटो करने की शक्ति बनी रहती है। अच्छा। इसीलिए उस वीडियो में शायद इसे अंतिम बॉस वाली स्थिति कहा गया था, क्योंकि प्रक्रियात्मक रूप से राज्य के बिल पर राष्ट्रपति का निर्णय ही आखिरी होता है। समझ गई। ये अंतिम बॉस वाली बात अब ज्यादा साफ हुई। प्रक्रिया के लिहाज से तो ये अंतिम पड़ाव है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के फैसले को कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती? सैद्धांतिक रूप से देखिए, न्यायिक समीक्षा का दरवाजा पूरी तरह बंद तो नहीं होता। बहुत ही सीमित आधारों पर, जैसे कि अगर प्रक्रिया का पालन सही से ना हुआ हो या निर्णय मान लीजिए दुर्भावनापूर्ण इरादे से लिया गया हो, तो अदालत में जाया जा सकता है। लेकिन इन्हें साबित करना बेहद मुश्किल होता है। इसलिए व्यावहारिक तौर पर ज्यादातर मामलों में राष्ट्रपति का निर्णय ही उस बिल का भविष्य तय कर देता है। उस वीडियो का इशारा भी यही था कि संवैधानिक प्रक्रिया में राष्ट्रपति का रोल यहाँ बहुत निर्णायक है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि संविधान बनाने वालों ने ये प्रावधान रखा ही क्यों? इसका मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ केंद्र को ज्यादा ताकत देने के लिए था? देखिए, इसे समझने के लिए हमें संविधान सभा की बहसों को देखना होगा, जिसका जिक्र उस वीडियो में भी था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसका बचाव करते हुए तर्क दिया था
कि भारत एक संघ है, लेकिन राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। कुछ राज्य कानून ऐसे हो सकते हैं जिनका असर सिर्फ उसी राज्य तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे देश पर पड़े या राष्ट्रीय नीतियों से टकराए। जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे कि अगर कोई राज्य ऐसा कानून बना दे जो पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार को मुश्किल बना दे या देश की सुरक्षा पर असर डाले। हाँ, कुछ वैसा ही। या मान लीजिए कोई राज्य कानून संविधान के मूल सिद्धांतों के ही खिलाफ जा रहा हो। हाँ। ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश की एकता बनी रहे और संविधान का सम्मान हो, एक राष्ट्रीय स्तर की जांच यानी राष्ट्रपति की सहमति जरूरी समझी गई। तो इसे आप एक तरह का सुरक्षा वाल्व कह सकते हैं, या फिर संघीय नियंत्रण तंत्र, मतलब एक फेडरल चेक। यानी ये सीधे तौर पर भारत के संघीय ढांचे के उस अनूठे पहलू को उजागर करता है जहां राज्यों की विधायी स्वायत्तता और राष्ट्रीय एकता के बीच एक निरंतर रस्साकशी चलती रहती है। ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि केंद्र राज्य शक्ति संतुलन का एक बैरोमीटर है, जैसा कि उस वीडियो के विश्लेषण से लग रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने। यह दिखाता है कि भारतीय संघवाद पूरी तरह से बंधा बंधाया नहीं है। इसमें केंद्र की तरफ झुकाव है, जिसे कुछ लोग एकात्मक पूर्वाग्रह या यूनिटरी बायस भी कहते हैं। मकसद यही है कि भारत एक संघ के रूप में काम करते हुए जरूरी राष्ट्रीय मुद्दों पर एक साथ खड़ा रहे। और इसका ऐतिहासिक संदर्भ भी दिलचस्प है कि इसे अनुच्छेद 111 के बराबर शक्तियां दी गई, जैसा कि वीडियो में बताया गया। अनुच्छेद 111 जो संसद के बिलों पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति से जुड़ा है। हाँ, समानता इसी बात में है कि राष्ट्रपति के पास विकल्प लगभग वही हैं, सहमति देना, रोकना या पुनर्विचार के लिए लौटाना। लेकिन जैसा हमने पहले बात की, पुनर्विचार के बाद की स्थिति में राज्यों के मामले में राष्ट्रपति की शक्ति ज्यादा निरंकुश है। ये सब तो हुआ संवैधानिक पहलू। अब आते हैं आज के दौर में। ये अनुच्छेद आजकल कितना इस्तेमाल होता है? क्या ये सिर्फ किताबों में है या वाकई जमीन पर इसका असर दिखता है? नहीं, ये आज भी बेहद प्रासंगिक है, और शायद पहले से ज्यादा। खासकर तब जब केंद्र और किसी राज्य में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें हों, तब ये अनुच्छेद अक्सर खबरों में आ जाता है। वो YouTube वीडियो 2025 के कुछ ताज़ा उदाहरण दे रहा था, जिनसे पता चलता है कि इसका सक्रिय रूप से इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, उन उदाहरणों पर थोड़ी और बात करते हैं। तमिलनाडु वाला मामला क्या था? नीट वाला? हाँ, वो नीट वाला मामला। जो जानकारी हमें मिली उसके मुताबिक तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य के छात्रों को नीट परीक्षा से छूट दिलाने के लिए एक बिल पास किया था। राज्यपाल ने उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया, और फिर खबर आई कि राष्ट्रपति ने उस बिल को मंजूरी नहीं दी, उसे अस्वीकार कर दिया। अच्छा, और केरल वाला? इसी तरह केरल का एक उदाहरण था, जहां सहकारी समितियों मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज से जुड़े एक बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी सहमति रोक ली। इन मामलों में राष्ट्रपति ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, साफ तौर पर। और पश्चिम बंगाल का मामला भी काफी चर्चा में रहा था, है ना? वो विश्वविद्यालय वाला? हाँ, वो भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण था जो वीडियो में दिखाया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक निजी विश्वविद्यालय बनाने के लिए बिल पास किया। राज्यपाल ने उसे राष्ट्रपति को भेजा। राष्ट्रपति ने सहमति देने से इनकार कर दिया। कारण क्या था? कारण ये बताया गया कि ये बिल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), जो कि एक केंद्रीय संस्था है, के नियमों और नीतियों से मेल नहीं खाता था। ये अनुच्छेद 201 के तहत सहमति रोकने का एक सीधा उदाहरण था, और नतीजा ये हुआ कि वो बिल कानून नहीं बन सका। ये उदाहरण साफ दिखाते हैं कि अनुच्छेद 201 का राज्यों के कामकाज पर सीधा और बड़ा असर पड़ सकता है। वीडियो में एक और चिंताजनक बात का जिक्र था, बिलों का लंबित रहना। ये क्या है? हाँ, ये भी एक अहम मुद्दा है। वीडियो के अनुसार 2025 तक राज्यों के 60 से ज्यादा बिल राष्ट्रपति के पास विचार के लिए पेंडिंग थे। 60 से ज्यादा? जी हाँ, 60 से ज्यादा। ये देरी राज्यों के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। सोचिए, राज्य सरकारें कोई कानून लाना चाहती हैं, विधानसभा उसे पास करती हैं, लेकिन वो सालों तक राष्ट्रपति के दफ्तर में अटका रहता है। इससे न सिर्फ विधायी काम रोकता है, बल्कि यह सवाल भी उठता है कि क्या राज्यों की चुनी हुई सरकारों की इच्छा का सम्मान हो रहा है? क्या इस देरी के मुद्दे पर या राष्ट्रपति की इन शक्तियों की सीमा पर कभी न्यायपालिका ने कुछ कहा है? कोर्ट का क्या कहना है? हाँ, कहा है। वीडियो में 2023 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया गया था। कोर्ट ने कहा है कि ये उम्मीद की जाती है, मतलब इट इज डिजायरेबल, कि राष्ट्रपति आरक्षित बिलों पर जल्द फैसला लें। अच्छा। लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि संविधान में राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, इसलिए अदालत उन्हें किसी निश्चित समय में फैसला लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। तो इसका मतलब कम से कम सिद्धांत में राष्ट्रपति
किसी बिल को अनिश्चित काल तक अपने पास रख सकते हैं। क्या इसे एक तरह का पॉकेट वीटो माना जा सकता है, जैसे संसद के बिलों के मामले में होता है? देखिए, तकनीकी तौर पर समय सीमा ना होने का असर वैसा ही हो सकता है। बिल अनिश्चित काल तक लटका रह सकता है। हालांकि अनुच्छेद 201 में सहमति रोकने का स्पष्ट विकल्प है, जो अनुच्छेद 111 के पॉकेट वीटो यानी बिल पर कोई कार्रवाई न करने से थोड़ा अलग है। लेकिन नतीजा तो वही हुआ ना? हाँ, नतीजा वही होता है, बिल कानून नहीं बन पाता। तो हाँ, देरी का प्रभाव वीटो जैसा ही हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, इस पूरे तंत्र पर विवाद तो होता ही होगा। केंद्र राज्य संबंधों के लिहाज से यह काफी संवेदनशील मुद्दा लगता है। निश्चित रूप से यह केंद्र और राज्यों के बीच तनाव का एक बड़ा कारण बनता आया है। राज्य सरकारें, खासकर विपक्षी दलों की सरकारें, अक्सर इसे अपनी स्वायत्तता पर हमला मानती हैं। वो कहती हैं कि केंद्र सरकार राज्यपाल के माध्यम से उनके विधायी अधिकारों में दखल दे रही है, जिसे वे संघीय अतिक्रमण या फेडरल एनक्रोचमेंट कहती हैं। लेकिन वीडियो में जो देरी का मुद्दा उठाया गया, क्या उससे केंद्र का ये तर्क कमजोर नहीं होता कि ये तंत्र केवल राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए है? अगर राष्ट्रीय हित इतना जरूरी है तो फैसला जल्दी होना चाहिए ना? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और यही बहस का मुख्य बिंदु है। राज्य यही तर्क देते हैं कि अगर बिल वाकई राष्ट्रीय हित के खिलाफ है तो उसे जल्दी खारिज करें, या अगर सही है तो जल्दी मंजूरी दें। महीनों या सालों तक लटकाए रखना उस घोषित उद्देश्य पर सवाल खड़े करता है। हाँ, बिल्कुल। दूसरी तरफ केंद्र या राष्ट्रपति भवन की ओर से कहा जा सकता है कि हर बिल पर गहराई से विचार करने, संबंधित मंत्रालयों से राय लेने में समय लगता है, खासकर अगर मामला जटिल हो। तो कुल मिलाकर ये एक जटिल तस्वीर है, जहां संवैधानिक प्रावधान, राजनीतिक वास्तविकताएं और राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय हितों की बहस आपस में उलझी हुई हैं। बिल्कुल, ये केंद्र राज्य संबंधों की गतिशीलता को दिखाता है। कोई आसान जवाब नहीं है इसमें। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें, मुख्य टेकअवेज क्या है जो उस वीडियो सामग्री से हमें मिले? सबसे मुख्य बात तो यह है कि अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति को राज्यों के विधान के मामले में एक बहुत ताकतवर भूमिका देता है, जिसे वीडियो ने संघीय वीटो पावर कहा। यह शक्ति भारत के अनोखे संघीय ढांचे का हिस्सा है, जिसका घोषित उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना है। और ये भी कि ये शक्ति और इसका इस्तेमाल कैसे होता है, ये लगातार केंद्र और राज्यों के बीच के रिश्ते को परिभाषित करता रहता है। हाँ, ये दिखाता है कि भारतीय संघवाद में केंद्र का पड़रा भारी है और राज्यों की स्वायत्तता की सीमाएं हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां कानून और राजनीति अक्सर मिलते हैं और व्याख्याएं भी, आप कह सकते हैं, बदलती रहती हैं। तो अनुच्छेद 201 सिर्फ संविधान की एक धारा नहीं है, बल्कि ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के नाजुक संतुलन का प्रतीक है। यह हमें लगातार याद दिलाता है कि राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बीच तालमेल बिठाना कितना जरूरी और कभी-कभी कितना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, और जैसा हमने उदाहरणों में देखा, इसका इस्तेमाल अक्सर राजनीतिक बहस छिड़ देता है, खासकर जब केंद्र और राज्य में अलग अलग सोच वाली सरकारें हों। कौन सा बिल रोका गया, कौन सा पास हुआ या कौन सा लटका हुआ है, इन सब बातों के राजनीतिक मायने होते हैं। उस YouTube वीडियो के अंत में एक सवाल उठाया गया था, जो मुझे लगता है हम अपने श्रोताओं के लिए भी छोड़ सकते हैं। क्या राज्य के बिलों पर राष्ट्रपति को इतनी निरंकुश वीटो शक्ति होनी चाहिए, खास तौर पर पुनर्विचार के बाद दोबारा पास किए गए बिल को भी अस्वीकार करने की शक्ति? ये वाकई सोचने वाला सवाल है। ये हमें भारत के संघीय ढांचे की प्रकृति पर, राज्यों की चुनी हुई सरकारों के अधिकार पर और राष्ट्रीय हित जैसी अवधारणाओं को कौन और कैसे परिभाषित करे, इस पर और गहराई से विचार करने को कहता है। इस पर शायद कोई एकमत जवाब कभी ना मिले, लेकिन ये बहस हमारे लोकतंत्र के लिए जरूरी है।